हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 9 का पार्ट 5 लाई हूँ। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस और आइए शुरू करते हैं। साथियों, काफ़ी कुछ हमने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स से रिलेटेड पढ़ लिया था पार्ट 4 के अंदर। अब हम फंड यूटिलाइजेशन का एक जो है टॉपिक पढ़ते हैं ना। पब्लिक फंड्स हम समझ रहे थे यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स को। साथियों, फंड का यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरीके से फंड्स को यूज़ करा जाता है सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम में, एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये दिखाता है कि कितना अमाउंट इशू हुआ फंड से, सेलेक्ट करा गया एंड कितना वापस से पे बैक या डिपॉजिट करा गया फंड के अंदर। तो ये फंड जो है वो जनरली यूज़ करा जाता है कुछ फिक्स असेट्स को बनाने के लिए, एज वेल एज जो एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए। तो एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ मेंटेन करना, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो फिक्स असेट में या खर्चा कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस हो। अब आप कहेंगे फिक्स असेट्स का क्या? देखिए, फिक्स असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया फंड का, जैसे आप लैंड में, बिल्डिंग में या प्लांट मशीनरी में, फर्नीचर या फिटिंग में, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह में किया जा रहा हो लंबे वक्त के लिए। अब देखिए, बात इसमें यही आती है कि एक अच्छी बात ये कह रहे हैं कि अफेक्टिव फंड, देखिए ये तो हम समझेंगे इम्पोर्टेंस को। पहले जरा इस चीज़ को समझिए कि एक अच्छा पब्लिक फंड मैनेजमेंट है, स्टेबल फ्रेमवर्क है, हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है। इससे क्या हो रहा है? इससे इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इन्वेस्ट करेंगे इनके प्राइवेट रिसोर्सेज में। इसके अलावा उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिससे जॉब्स, इनकम और वेल्थ क्रिएट होंगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि सरकार हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी अगर कोई भी उसको फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी है तो उसके लिए। फिर क्या होगा? फिर सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी फंड्स को पब्लिक इंटरेस्ट में एंड मैक्सिमाइज करेगी वैल्यू फॉर मनी को। तो इस तरीके से सब कुछ चलता रहेगा। अब बात आती है कि मैम इम्पोर्टेंस क्या है आखिरकार अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं फंड्स का। तो देखिए, हालांकि सारे ही जो फंक्शंस हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और ख़ास कर जोर डालते हैं, लेकिन हम लोग इस फंड यूटिलाइजेशन में क्यों? क्योंकि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अगर फंड्स को यूटिलाइज करा जा रहा है तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं प्रॉफिट में और वेल्थ में, और इससे क्या होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। मिनिमम हो जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेविंग्स इम्प्रूव होती हैं और यहाँ पे वैल्यू इसकी और ज़्यादा बेटर होती है। दोस्तों, यूटिलाइजेशन फंड्स का ये इम्पैक्ट उसकी लिक्विडिटी पे भी डालता है, सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट पे भी डालता है ऑर्गेनाइजेशन के। अगर बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करे जा रहे हैं फंड्स तो इससे ग्रो और फ्लरिश लॉन्ग रन में बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर फंड्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है या मिसमैनेज हो रहा है, तो ये फिर दिक्कत देगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। सिंस एक्सटर्नल रिसोर्सेज ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फंड्स के क्रिएशन में, तो बढ़िया यूटिलाइजेशन फंड्स और बैलेंस शीट को प्रॉपर मैनेज करना, इससे कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का भी बिल्ड होता है। साथ ही में एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम और ज़्यादा फंडिंग रेज कर सकें, इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फंड्स का ये इंडिस्पेंसिबल है। तो जो साइकिल हमने आपको बताई थी ना कि अच्छे से होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ये एक एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट को बताती है। तो एक बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं फंड यूटिलाइजेशन के, समझिए। इसमें सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस। देखिए, इन्वेस्टमेंट इस तरह से करा जाए कि यहाँ पे इतना बचे ऑर्गेनाइजेशन के पास जिससे वो अपने खर्चों को पूरा कर सके और परचेज कर सके करंट असेट को।
इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली प्लान और प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने परचेज को और रिप्लेसमेंट जो भी उनके अलग अलग फिक्स एसेट्स का है थ्रू कैपिटल बजटिंग के माध्यम से, प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस के माध्यम से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस वगैरह के माध्यम से। दूसरे नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस को लिक्विडिटी और कैश फ्लो शॉर्ट टर्म में प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट मीट हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और इमरजेंसी के लिए पैसा बरकरार रहे। और तीसरा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस। जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस या प्रॉफिट्स बचता है अबव द फिक्स कॉस्ट एंड टैक्स पेमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस पैसे को इफेक्टिवली लगाना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए ग्रोथ और सस्टेंस के लिए। अब बात आती है अंडर यूटिलाइजेशन अगर होता है फंड्स का तो उससे रिलेटेड क्या कंसर्न्स पैदा होते हैं। दोस्तों, कई सारी बार ऐसा है कि सरकार या कोई दूसरी अथॉरिटी सफिशिएंट फंड्स को एलोकेट करती है किसी भी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, बट कुछ इनकॉम्पिटेंट मेजर्स या इनएफिशिएंसीज की वजह से ये फंड्स खाली पड़े रह जाते हैं, मतलब इनका यूज़ नहीं हो पाता। तो ये परसेप्शन डोमिनेट करता है कि ये फंड्स प्रॉपरली एलोकेट हैं बट आउटकम बहुत ही कम निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम समझते हैं कि फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए, जैसे इनकॉम्पिटेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड अवेयरनेस बेनिफिशरीज को, करप्शन, मायोपिक विजन वगैरह वगैरह। इंडिया के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन फंड्स का ये आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल और प्रोसीजरल ब्लॉकेजेस जो स्टेट्स के होते हैं इस वजह से होता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को दिखाती हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट स्टाफ फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज़, इनएडिक्वेट अटेंशन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, मिनिमल रोल कमेटी पार्टिसिपेशन का, ट्रेंड रेगुलर स्टाफ की शॉर्टेज अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए जैसे कि प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंट्स वगैरह। उसके अलावा कि इनएफिशिएंट डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर्स का लोअर लेवल अथॉरिटीज़ को और इनएक्सपीरियंस डिसीजन मेकिंग या फ्लो ऑफ फंड्स में देरी होना और सैंक्शन ऑर्डर्स को रिलीज़ करने में स्पेंडिंग के लिए देर करना। इसके अलावा लैक ऑफ नीड बेस्ड बजटिंग स्कीम्स के अंदर जो कैरी आउट करी जाती है बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के यूनिट कॉस्ट के ऑन ग्राउंड, इम्प्लाइड एलोकेशंस कुछ स्कीम्स के लिए जो डिसाइड करी जाती है टॉप डाउन और अनरियलिस्टिक मैनर में। नेक्स्ट आता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स सरकार में या आप कह सकते हो कि इस तरह से स्पेंड हो रहा है जिसमें कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आता है इलीगल एक्ट। साथियों, सरकार की स्पेंडिंग्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इलीगल एक्ट्स आप ऐसे एक्ट्स कह सकते हो जो कि रिलेटेड होते हैं परचेजिंग से, कॉन्ट्रैक्टिंग से, गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट से, जो वायलेट कर रहे हों सरकारी लॉज या रेगुलेशंस को। जैसे इसमें ये भी है कि जो वायलेट कर रहे हों प्रोविजंस को संविधान के, चार्टर्स के, लेजिस्लेटिव एक्ट्स, लॉज वगैरह के, रेजोल्यूशन के या कोई भी दूसरे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो डेली रिक्वायरमेंट बिजनेस के आप ऐसे कह सकते हो कि अगर सरकारी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है पर्सनल या नॉन पब्लिक पर्पस के लिए, गिफ्टिंग, डोनेटिंग या लोनिंग पब्लिक रिसोर्सेज हो रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेशंस को बिना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के, गिफ्ट्स या किकबैक्स को लिया जा रहा है फेवर्स देने के लिए, स्पेशल कंसिडरेशन देने के लिए, अथॉरिटी मतलब ऑथराइज कर रहे हो आप परचेज कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल अप्रोप्रिएशन या दूसरी लीगल स्पेंडिंग लिमिट में, आप ओवर टाइम नहीं दे पा रहे हो या दूसरे कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फेडरल फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से जहाँ पे एप्लीकेबल वो हो रहा हो, या फिर आप फेलिंग टू अकाउंट फॉर या स्पेंड कर रहे हो कुछ रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज को इन सेपरेट फंड्स एज मे बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। इलीगल एक्ट समझे। दूसरा फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड को आप ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हो जो आप सोच समझ के इंटेंशनल डिसेप्शन या धोखा दे रहे हो, सच्चाई को छुपा रहे हो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ताकि दूसरे इंडिविजुअल को आप डैमेज करके। फ्रॉड अगर हम सरकारी स्पेंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कह सकते हो कि ऐसी स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ या एक्शन जो सोच समझ के इंटेंसली इस वजह से करे हैं जिससे हम धोखा दें दूसरी पार्टी को एंड इसमें सरकारी पैसा है उसका खुद फ़ायदा उठाएं, फॉल्स क्लेम फाइल करें और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड करें।
तीसरा होता है अब्यूज़। अब्यूज़ के अंदर ऐसा बिहेवियर जो डेफिशिएंट या इम्प्रॉपर होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हो उसे किसी प्रूडेंट पर्सन से। अगर देखिएगा मतलब रीजनेबल या नेसेसरी बिजनेस प्रैक्टिस के अंडर अगर गिवन सर्कमस्टांसेस में आप देखो तो कुछ गलत बिहेवियर अगर है तो अब्यूज़ के अंदर है कि अथॉरिटी का मिसयूज़ करना पोजीशन या अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, या फिर इमीडिएट आपके क्लोज आपके फैमिली मेम्बर हैं बिजनेस एसोसिएट के फ़ायदे के लिए। और अगर सरकार के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पेंडिंग के अंदर अब्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है अनरीजनेबल या अननेसेसरी तरीके से खर्चा किया जा रहा है या परचेजेस की जा रही हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं। कुछ एक्शंस और एक्टिविटीज़ को आप अब्यूज़ मान सकते हो ऑल्दो दे मे नॉट बी इलीगल या फ्रॉडलेंट, है ना, इलीगल फ्रॉडलेंट नहीं होंगी लेकिन अब्यूज़ के कैटेगरी में कुछ एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। फिर आता है वेस्ट। दोस्तों वेस्ट जब सरकारी स्पेंडिंग में हम देते हैं ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको डिफ़ाइन करना, पता करना। वेस्टफुल स्पेंडिंग के अंदर आपका एप्लीकेशन है सिग्निफिकेंटली ज़्यादा जजमेंट का दैन इन द केस ऑफ इलीगल फ्रॉड या अब्यूज़ के केस में। ऑफन अलग अलग इंडिविजुअल्स वेरी कर सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव में, है ना, कुछ को लग सकता है ये चीज़ वेस्ट खर्चा हुआ है, कुछ लोग लग सकता है कि ये खर्चा नहीं हुआ है, सही हुआ है। तो वेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसका मुद्दे के तौर पे आप समझिए कि इनएफिशिएंट या इनएफेक्टिव यूज़ जब पब्लिक रिसोर्स का होता है तो हम इसको वेस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉपिक है स्टेबलाइजिंग की कंट्रोल्स ओवर रॉन्गफुल स्पेंडिंग। दोस्तों यहाँ पे कुछ तरीके के कंट्रोल्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं जो रॉन्गफुल स्पेंडिंग के तौर पे माने जाने चाहिए। इन कंट्रोल के अंदर सबसे पहले आता है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। तो कंट्रोल जो होता है ओवर स्पेंडिंग जिसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, सिंपल तरीके से लिमिटेशंस और अप्रूवल रिक्वायरमेंट के साथ में। एग्जाम्पल पता लगाना कि किसे ऑथराइजेशन दें कि वो परचेजेस कर सके, लिमिट्स को सेट करा जाए जहाँ पे एडवांस अप्रूवल की ज़रूरत हो, इंडिकेट करा जाए कि कौन रिव्यू और साइन करेगा डॉक्यूमेंट को एविडेंस के लिए ऑफ अप्रूवल। दूसरा सिक्योरिटी ओवर एक्सेस। दोस्तों कंट्रोल ओवर एक्सेस परचेज करने का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर स्टैम्प, कैश, चेक्स, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस जो सेव करें, सेफ गार्ड रखें असेट्स को लॉस या मिस अप्रोप्रिएशन से। तीसरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, इसमें फ्रॉड को कंट्रोल करना बाय नॉट पुटिंग अ सिंगल इंडिविजुअल, है ना, एक इंडिविजुअल को पोजीशन पे आपको नहीं रखना है जो कमिट कर सके फ्रॉड को या मिस अप्रोप्रिएट करे रिसोर्सेज को, देन बी एबल टू कंसील इट। और लास्ट में रिव्यू एंड ओवरसाइट, आप सफिशिएंट मॉनिटरिंग प्रोवाइड करिए ओवर स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ पे, रिकंसिलेशन और इन्वेस्टिगेशन अनरिजॉल्व क्वेश्चंस का या डिफरेंसेस का, और अल्टीमेट रेजोल्यूशन हो उन सारे सवालों का और डिफरेंसेस का। एग्जाम्पल पे कि टाइमली कंपैरिजन हो जाए बजट और एक्चुअल अमाउंट का, टू लुक फॉर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंसेस, पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट्स जो कि ओवर स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ पे हो। दोस्तों हम ऑडिट ऑफ फंड्स को समझने से पहले कुछ कोर प्रिंसिपल्स को रिफॉर्म्स के समझते हैं जो सेकेंड ARC के हिसाब से हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आता है इसके अंदर कि रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आर पार्ट ऑफ ओवरऑल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। देखिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स ताकि एक इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अच्छी अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रीमलाइन करे प्रॉपर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, करप्शन दूर हो, फिजिकल और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी हो। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में ताकि ये डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रेजेंट कर सकें। दूसरे नंबर पे एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी सरकारी डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ की, कि टाइम से सारा काम हो जाए। तीसरा कि मीडियम टर्म प्लान बजट फ्रेमवर्क हो और प्रॉपर अलाइनिंग हो प्लान बजट और अकाउंट्स की, जैसे प्रॉपर एनुअल बजट वगैरह, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव स्कीम्स के, प्रोग्राम्स के सरकारी। उसके अलावा चौथा कि प्रूडेंट इकोनॉमिक अजम्पशंस हो, जैसे इकोनॉमिक अजम्पशंस जो अंडरलाइन करते हैं बजट को, ये प्रूडेंट और एक्यूरेट होने चाहिए बिल्कुल, ताकि इस बात को इंश्योर कराएं कि बजटरी एलिमिनेट्स कहीं बर्बाद नहीं हो। उसके बाद पांचवी बात कि टॉप डाउन बजटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। यहाँ पे ज़रूरत है कि अब ट्रेडिशनल बॉटम अप अप्रोच से यहाँ पे टॉप डाउन फ्रेमवर्क हो जहाँ पे डिज़ायर्ड आउटकम पॉइंट करें रिसोर्सेज को जिनकी ज़रूरत है और जहाँ पे वो लगाए ही जाएँ देयर आफ्टर एट द मैक्रो लेवल सेक्टर वाइज पे। तो बदले में इससे क्या होगा, फोकस होगा आउटपुट पे, आउटकम पे, ना कि इनपुट या प्रोसेस पे।
छठी बात कि ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए बजट के वगैरह के अंदर। सातवीं बात, सेंट्रल इनपुट कंट्रोल थोड़ा रिलैक्स हो, मतलब सरकारी एजेंसीज यहाँ ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दें, आज़ादी दें, फ्लेक्सिबिलिटी दें, बजट को कंसोलिडेट करके आइटम्स को और डिसेंट्रलाइज करके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को। आठवीं बात कि फोकस हो रिजल्ट्स पे, अकाउंटेबिलिटी पे, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी सरकारी ज़रूरतों की, टू शिफ्ट फ्रॉम कंप्लायंस विद रूल्स एंड प्रोसीजर टू अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स। नौवीं बात, अडॉप्शन मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। देखिए मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल जैसे कि अक्रूअल अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह की ज़रूरत है, जिससे डिसीजन मेकिंग और बढ़िया हो और अकाउंटेबिलिटी बढ़िया हो सके। और 10th और लास्ट बात कि बजटिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनलेस कि प्रोजेक्शंस जो कि बजट में करे गए हैं वो रीजनेबल एक्यूरेट हैं। बजटरी एक्सरसाइज जो है वो लूज़ करती है क्रेडिबिलिटी। तो ऑडिट ऑफ फंड्स क्या होता है समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल ऑडिटर के विपरीत या मेयर बुक कीपर के विपरीत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिटर होता है वो बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट ऑडिट फ्रेमवर्क को डिप्लॉय करता है ऑडिटिंग के लिए पूरे ही गैम्यूट और रिसीट और एक्सपेंडिचर को, जो कि सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे होते हैं। ये डोमेन है ऑडिट का कैग का, दैट इज़ यहाँ पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ये पूरा सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ जो सब्सटेंशियल पब्लिक फंड्स पाती हैं इन ग्रांट्स या लोन्स, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स और सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस जो कंट्री में है, इन सब से इनकम्पास होके जाता है। तो थोड़ा बात जान लेते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के बारे में। दोस्तों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क में जो सबसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन देश का है वो यहाँ पे 3 तरह के ऑडिट करता है। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरा होता है कंप्लायंस ऑडिट और तीसरा होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। और साथ में जो कैग है ये यूज़ करता है बेंचमार्क, बेस्ट प्रैक्टिसेस हों देश के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ऑडिट प्रोफेशनल्स के हिसाब से, ताकि प्रॉपर टोटलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को पता लगाएं rather than limiting it to the variation of arithmetical accuracy and certifying the accounts. While auditing utilization of public funds by various agencies, auditor के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट यहाँ पे to be conscientious about the laid down policy जो कि स्टेटेड है, विजन, मिशन अलॉन्ग विद प्लान, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स जो सेट करे गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, while overseeing planning, implementation, monitoring and reviewing of various schemes, projects, program and duly reporting to the parliament as per the constitution mandate. While certification of account, financial audit और compliance या regularity audit ये based होते हैं applicable regulations पे, procedure और standard पे, और the way परफॉर्मेंस ऑडिट जो करा जाता है वो रिजर्व करता है स्पेशल मेंशन को ड्यू टू उसके मेथड और अप्रोच की वजह से। अब बात आती है कोड ऑफ एथिक्स फॉर द ऑफिस ऑफ कैग ऑफ इंडिया। ये एक ज़रूरी बात है कि भाई कैग के ऑफिस के लिए भी तो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए ना साथियों। ये कोड ऑफ एथिक्स ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स का, जो डेली वर्क ऑडिटर का गाइड करता है। अगर आज़ादी है, पार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर के ऑडिटर के पास में, तो एक बहुत ही हाई एथिकल डिमांड्स भी रखता है। और कैग और स्टाफ जो हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं, ये इंगेज करते हैं ऑडिटिंग या अकाउंटिंग वर्क के लिए, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स में मजबूत होने चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जनरल एथिकल रिक्वायरमेंट आती हैं जो प्रिस्क्राइब करी जाती हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए इंडिया के अंदर, जैसा कि लिखा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में, और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो ऑडिटर्स की हैं इसमें जो रूल्स हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के, आइए समझते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कवर करी गई हैं आपकी COE के अंदर, इन्यूमरेटेड हैं बाय द कैग ऑफ इंडिया। जैसे कि सबसे पहली बात आती है मैंने बहुत ही शायद पहले कहीं पे आई हैव रिटन दिस, तो ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इफ़ आई गेट दैट। आई थिंक नहीं है, वो पुराने वाले में था। खैर सबसे पहले समझिएगा इंटीग्रिटी। देखिए इंटीग्रिटी एक कोर वैल्यू है कोड ऑफ एथिक्स की।
इंटीग्रिटी अगर ऑडिटर्स के अंदर है तो इससे ट्रस्ट होता है और इसलिए ये बेसिस प्रोवाइड करती है कि हम उन पे इनके जजमेंट पे रिलाई कर सकते हैं। ऑडिटर्स की ड्यूटी है कि वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर से जुड़ के सकें अपने काम के वक्त और इनका रिलेशनशिप स्टाफ जो है ऑडिटेड एंटिटीज़ का वो भी वैसे ही हो। दूसरी बात आती है इंडिपेंडेंस की। दोस्तों, जनरल स्टैंडर्ड जो ऑडिटर के हैं इसमें इंडिपेंडेंस होनी चाहिए लेजिस्लेचर से और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से भी। ये इम्प्लाई करता है कि ऑडिटर्स जो हों वो बिहेव करें इस तरीके से जिससे बढ़े और यहाँ पे कोई भी और इन नो वे डिमिनिशेस देयर इंडिपेंडेंस इनकी बढ़े ही कम ना हो। तीसरा, इनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी। दोस्तों, यहाँ ज़रूरत है ऑब्जेक्टिविटी की और इम्पार्शियलिटी की। हर एक काम जो ऑडिटर्स ने किया हो खासकर इनकी रिपोर्ट में एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। कंक्लूजन्स जो ओपिनियंस और रिपोर्ट्स में है देयरफॉर भी बेस्ड हो एक्सक्लूसिवली इनके एविडेंस पे जो उनको मिलता है और रिप्लाईज जो भी रिसीव होते हैं फ्रॉम द ऑडिटेड एंटिटी। चौथा, पॉलिटिकली न्यूट्रल होने चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअल और परसीव पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी करें क्या, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही से इसके बाद निभाएंगे। पांचवी बात, प्रोफेशनल सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है। साथियों, ऑडिटर्स यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि अपनी ये सीक्रेसी को अपनी ड्यूटीज़ में मेंटेन रखें, डिस्क्लोज ना करें किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो उनको ऑडिटिंग प्रोसेस के टाइम पे मिली है। ऐसा किसी को ना दे, थर्ड पार्टीज़ को, ना ओरली ना लिखित में, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस कि वो कैग की स्टैट्यूटरी या कुछ दूसरी आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करता है उनके नॉर्मल प्रोसीजर्स के लिए या ये इन अकॉर्डेंस है विद रेलिवेंट लॉज। और लास्ट में होना चाहिए कॉम्पिटेंस। सिंस ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है कैग को, एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, इसलिए कैग यहाँ अप्लाई करें इसे ऑडिट में, मेथोलॉजीज में और प्रैक्टिसेस में टू ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विटी एंड एथिक्स का है। साथियों, ऑडिटर कंडक्ट करता है अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट को यूज़ करके म्यूचुअली अग्रीड अपॉन क्राइटेरिया से और इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोग्राम की या प्रोजेक्ट की एक मेजरेबल क्वांटिटेटिव पैरामीटर पे एज वेल एज क्वालिटेटिव क्राइटेरिया पे रिलेटेड टू इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एथिक्स एंड इक्विटी इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट या सर्विस डिलीवरी में। ऑडिटर फ्रीक्वेंटली पूछता है फंडामेंटल ऑडिट क्वेश्चंस कि क्या चीज़ें जो करी गई हैं वो सही तरीके से करी गई हैं, आर द राइट थिंग्स बीइंग डन, क्या सही चीज़ें करी गई हैं। तो ऑडिटर इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स जो प्रोवाइड करते हैं फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। एक्सेस करना इफेक्टिवनेस को, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, कंपेयर्स करना इम्पैक्ट को, आउटकम और अचीवमेंट को विद स्टैंडर्ड, टारगेट एंड क्राइटेरिया, एनालिसिस द बॉटलनेक्स, सिस्टमिक और प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज ताकि इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट किया जा सके। बिसाइड्स assessing the result on the basis of value for money based on criteria of economy, efficiency and effectiveness, इसमें जो परफॉर्मेंस ऑडिटर है वो यूज़ करता है इक्विटी और एथिक्स को अपने ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में। क्यों? क्योंकि एथिक्स इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड ये इंडिस्पेंसिबल है फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। एंड अगर स्टैंडर्ड ऑफ इक्विटी को आप छीनते हो या एथिक्स नहीं रहता है ऑन अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स तो इससे आउटकम रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होगा। एथिकल और इक्विटी पैरामीटर्स से परफॉर्मेंस ऑडिटर ड्यूली बाउंड हो जाता है एनालाइज करने में आउटकम को प्रोजेक्ट के, और जो काम करने का तरीका है, इम्प्लीमेंटेशन है और एथिकल इक्विटी इम्प्लीकेशंस है, आउटरीच करने में बेनिफिशरीज को प्रॉपर कंप्लायंस है विद लेड डाउन पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स के साथ। दो ऑडिटर ये मैंडेटेड नहीं है कि डिस्कस करें मेरिट्स को और डीमेरिट्स को प्रोग्राम के। इसका सिस्टमैटिक एनालिसिस जो इम्प्लीमेंटेशन का है प्रोजेक्ट का, ये से इनॉर्मस इंसाइट देता है पॉलिसी मेकर्स को कि वो रिव्यू करें और इम्प्रूव करें सिस्टम्स और प्रोसीजर को ताकि अच्छे से इफेक्टिवली प्रॉपर बेटर इफेक्टिवनेस हो बाय लर्निंग वैल्यूएबल लेसन्स अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। आज मेरा पेन टैब कल ही रात में ख़राब हुआ है तो सारे लेक्चर्स मैं एक दो दिन में करूँगी, तो अब आपको मिलेगा तो ऐसे ही, आई कुड नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करप्शन का। साथियों, महात्मा गांधी के विजन जो था स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस इंडिया का, पूर्ण स्वराज, ये
कभी भी रियलिटी नहीं बनेगा अगर हम इस इशू को, भ्रष्टाचार के इशू को नहीं एड्रेस करेंगे हमारी पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी में इन जनरल। करप्शन ये डीपली जो है वो इनरिच्ड है इस सिस्टम के अंदर कि ज़्यादातर लोग जो हैं, पीपल रिगार्ड करप्शन एज इनएविटेबल। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार तो कभी ख़त्म होएगा ही नहीं, और किसी भी कदम को आप उसको उठाओगे इससे लड़ने के लिए तो बेकार है। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। ये सोच भी जो आज जो है बहुत ज़्यादा आ गई है समाज में। अब करप्शन क्या है? एक तरीके से कहिए कि डेलिब्रेट या इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन, जब एक इंसान की पोजीशन, स्टेटस या रिसोर्सेज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से होता है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, चाहे वो किसी मटेरियल कम फ़ायदा मिल रहा हो या उसकी पावर बढ़ रही हो, प्रेस्टीज या इन्फ्लुएंस बढ़ रहा हो एक लेजिटिमेट लिमिट से ऊपर, या कुछ भी हो रहा हो, उसके इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं, या दूसरे पर्सन्स जहाँ पे दूसरे पर्सन्स को नुकसान हो गया, या एक बंदे का किसी भी तरह से बहुत फ़ायदा हो रहा हो। अब इसमें कुछ करप्शन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आता है कोअर्सिव करेक्शन। देखिए, बहुत सारे जो घूस वाले ब्राइबरी केसेस होते हैं उनमें सिटीज़न ये विक्टिम है एक्सटॉर्शन का, एंड ये नागरिक कंपेल किया जाता है कि आप घूस दीजिए, ब्राइब दीजिए, ताकि उसी के बदले आपको फिर सर्विस मिलेगी जो सर्विस आप चाहते हो। ये देखा गया है, यहाँ पे एक विशेष साइकिल है करप्शन का जो ऑपरेट कर रहा है। ज़्यादातर सिटीज़न क्या करते हैं, ज़्यादातर खर्चा कर देते हैं, है ना, ऑफन एंड अप लूजिंग मच मोर बाय रेजिस्टिंग करप्शन। डिलेज, भाई देरी होती है, हरासमेंट होता है, अपॉर्चुनिटी लूज़ होती है, लॉस ऑफ प्रीशियस टाइम एंड वेजेस, अनसर्टेनिटी और एट टाइम्स पोटेंशियल डेंजर भी है, लॉस ऑफ लाइफ का, लिम का, जिसकी वजह से वुड रिजल्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस टू करप्शन। जब भी करप्शन के खिलाफ आदमी लड़ता है ऐसी जगहों पे तो ये सब नुकसान उसको झेलने पड़ते हैं अगर डिमांड नहीं पूरी करता है। तो ऐसे केसेस में सिटीज़न एक अनविलिंग विक्टिम होता है कोर्सिव करप्शन का। नेक्स्ट करप्शन आता है कोल्यूसिव करप्शन। देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कोल्यूशन के बिटवीन द ब्राइब गिवर और करप्ट पब्लिक सर्वेंट के बीच में। ऐसे केसेस में कोल्यूसिव करप्शन के दोनों ही पार्टी को फ़ायदा होता है, बढ़िया है ना, लेकिन इसकी कॉस्ट झेलनी पड़ती है सोसाइटी को। कॉन्ट्रैक्ट दे देना पब्लिक वर्क्स के लिए, और गुड्स और सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ का, टैक्स बचाना, सब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, कोल्यूसिव वायलेशन रेगुलेशन का, मिलावट करना फूड्स और ड्रग्स में, ऑब्स्ट्रक्शन जस्टिस में रुकावट बनना, कंसीलिंग या डॉक्टोरिंग एविडेंसेस, छुपा के रखना इन्वेस्टिगेशन में। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे डेंजरस फॉर्म्स के कोल्यूसिव करप्शन के। और जैसे इकनॉमी फ्री होगी ना फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, एक्सटॉर्शनरी करप्शन कम होगा और कोल्यूसिव करप्शन बढ़ जाएगा। तो तीसरा आता है करप्शन एथिक्स एंड वैल्यूज़। साथियों, करप्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है जिससे एथिक्स के फेलियर के लिए, जो ये शब्द है करप्ट, ये निकल के आया है एक लैटिन वर्ड, मैंने आपको पहले बताया था, इसका है करप्चस, मतलब टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय। शब्द जो है एथिक्स, ये निकल के आया है ओरिजिनल ग्रीक टर्म एथिकोस से, जिसका मतलब होता है अराइजिंग फ्रॉम हैबिट। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि करप्शन के अंदर जो है हैज़ फॉर मैनी बिकम अ मैटर ऑफ हैबिट। ये तो होगा नहीं, तो तोड़ने की बात हो रही है। तो रेंजिंग फ्रॉम ग्रैंड करप्शन इन्वॉल्विंग पर्सन्स इन हाई प्लेसेस टू रिटेल करप्शन दैट टचिंग द एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, हर जगह करप्शन है। तो एंटी करप्शन इंटरवेंशंस अभी तक देखे गए हैं कि ये इनएफेक्चुअल हैं, और यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक देखते हैं ना, पब्लिक कहती है नहीं इससे होगा, तो इंटरवेंशंस को देखा गया है कि भाई इंटरवेंशंस आर सीन एज मेयर posturing without any real intention to bring corrupt to book। ये भी देखा गया है कि handy weapons for partition, political use to harass opponents। करप्शन इतना डीपली घुसा है सिस्टम में कि ज़्यादातर लोग करप्शन को कहते हैं भैया ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह हैं कि सम वॉट कॉन्ट्ररी कह लीजिए एक दूसरे से, अप्रोचेस है जिनसे करप्शन से डील करा जा सकता है और अब्यूज़ ऑफ ऑफिस से डील करा जा सकता है। पहला तो यही कि ओवर एम्फोसाइज करना वैल्यूज़ और कैरेक्टर पे। बहुत सारे लोग लेमेंट होते हैं, लेमेंट कहते हैं डिक्लाइन इन वैल्यूज़ एंड कॉन्सिक्वेंट इससे करप्शन बढ़ता है। तो इम्प्लिसिट करप्शन, जो इम्प्लिसिट अजम्पशन ये है कि जब तक वैल्यूज़ रीस्टोर होंगी
जब तक वैल्यूज़ रीस्टोर नहीं होंगी, इतना समझ लीजिए, तब तक के लिए आप कुछ कर लीजिए, किसी कंडक्ट का, ह्यूमन बीइंग से कंडक्ट में इम्प्रूवमेंट आप नहीं ला सकते हैं। और दूसरा, ये ऐसी अप्रोच है जो इस बिलीव पे बेस्ड है कि ज़्यादातर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फंडामेंटली डिसेंट हैं, सोशली कॉन्शियस हैं, बट हमेशा यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लोग हैं जो कभी रिकनसाइल नहीं कर सकते इंडिविजुअल गोल्स को विद द गुड ऑफ सोसाइटी। ऐसे जो भटके हुए लोग हैं, यही अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक के गुड को कॉस्ट पे अपना फ़ायदा करते हैं, एंड पर्पस है ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट का कि पनिश करें ऐसे लोगों को। अगर एक अच्छा बिहेवियर लगातार रिवॉर्ड किया जाता है तो एक बुरा बिहेवियर पनिश भी किया जाए। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं स्ट्रेट और नैरो पाथ को। रियल वन में वो दोनों ही वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशनल मैटर की बात करें तो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है सर्व करने के लिए गाइडिंग स्टार के तौर पे। ये अबंडेंस में है सोसाइटी के अंदर, और सही क्या है गलत क्या है ये इंट्रिंसिक है हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन में। बट वैल्यूज़ को सस्टेन इंस्टीट्यूशन भी करें ताकि लंबे वक्त तक वो चलें और एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। वैल्यूज़ बिना किसी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट के वो जल्द ही कमज़ोर पड़ जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस उसके एक कंटेनर प्रोवाइड करेंगे जो शेप और कंटेंट करेंगे वैल्यूज़ को। तो यही बेसिस है सारी स्टेट क्राफ्ट का और लॉज और इंस्टीट्यूशन का। वाइल इंसेंटिव्स और इंस्टीट्यूशन मैटर करते हैं सभी लोगों को, काफ़ी क्रिटिकल हैं डील करने में बहुत सारे आर्मी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स से, चाहे वो इलेक्टेड हों या फिर अपॉइंटेड हों, endowed with authority to make decisions and impact on human lives and exercising the power to determine allocation of resources, public office और control over public purse। ये इसमें बहुत सारा temptation और opportunity provide होती है to promote private gain at public cost। इसलिए इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन और इंसेंटिव को डिज़ाइन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे प्रमोट होगा एथिकल कंडक्ट पब्लिक सर्वेंट्स का। दोस्तों यहीं रखते हैं। करप्शन के इम्पैक्ट को हम बाद में जो है वो पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पा जाओगे। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।